नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी की जो मरीन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में है। कंपनी मुंबई बेस्ड है और कंपनी का नाम है नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हेमंत ठाकुर जी से हमें प्राप्त हुआ है। आज की वीडियो में जानेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2013 में इन्होंने चेन्नई से अपने ऑपरेशन शुरू किए। उस समय इनकी जो कंपनी थी कमल मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, वो शिप्स की और बोट्स की रिपेयरिंग के काम किया करती थी। 2 साल बाद इन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना की। उसका नाम रखा नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया गया। इसके बाद 2020 में कंपनी को यानी नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी का आईपीओ मार्च 2021 में आया और आईपीओ प्राइस मात्र 37 रुपीज़ थी। और ये जो कंपनी है ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई और अब का भाव अगर मैं देखूं तो लगभग 4.25 साल में कंपनी 71 टाइम्स हो चुकी है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और अब ये कंपनी BSE जो मेन प्लेटफॉर्म है, मेन बोर्ड है, वहाँ पर माइग्रेट हो गई है। साथ ही साथ जो इनकी लिस्टिंग है वो NSE के प्लेटफॉर्म पर भी हो गई है। अब जानते हैं कंपनी किन किन बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। बेसिकली कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला रिलेटेड है ड्रेजिंग से, यानी ड्रेजिंग का काम करती है। दूसरा जो इनका वर्टिकल है वो पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट से रिलेटेड है। उसमें ये ओन ऑपरेट और चार्टर करते हैं अपनी बोट्स को और शिप्स को। तीसरा इनका जो वर्टिकल है वो शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ये 3 इनके मेजर वर्टिकल हैं। एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन वर्टिकल्स में करते क्या हैं। तो पहला वर्टिकल है ड्रेजिंग। अब समझते हैं ड्रेजिंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि नदी हुई या कोई समुद्र हुआ तो वहाँ पर जो नीचे सिल्ट होती है वो हटाने का जो काम है वो ड्रेजिंग कहलाता है। अब ये जो ड्रेजिंग है ये 2 तरह की ड्रेजिंग हो सकती है। पहली ड्रेजिंग है वो है कैपिटल ड्रेजिंग और जो दूसरी ड्रेजिंग है वो है मेंटेनेंस ड्रेजिंग। अब कैपिटल ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल ड्रेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर इसका एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई नई सड़क बनानी हो तो आप क्या करते हैं, वो जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसको थोड़ा सा पहले खोदते हैं, उसको समतल करते हैं और उसके बाद वो रोड उस पर डलता है। और अगर आपको किसी पहले से बनी हुई रोड को मेंटेन करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से खुरचते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक नई डामर की या कोलटार की जो लेयर है ना वो आप डाल देते हैं गिट्टी सहित। तो ऐसे ही जो कैपिटल ड्रेजिंग होता है उसमें होता ये है कि एक नया, आप ये समझ लीजिए नई खुदाई अगर कर रहे हैं ताकि वहाँ पर उस जगह से शिप जो है या बोट्स हैं वो आराम से जा सकें। क्योंकि ये जो वाटरवेज होते हैं ये या ड्रेजिंग जो होती है, ड्रेजिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो शिप्स के लिए या बोट्स के लिए रास्ता साफ करना, नीचे की सिल्ट हटाना। तो जो कैपिटल ड्रेजिंग होती है वहाँ पर हम नया एक तरीके से वे बनाते हैं, नया एक तरीके से रास्ता बनाते हैं पोर्ट शिप्स के लिए और बोट्स के लिए। और दूसरा जो हुआ वो मेंटेनेंस ड्रेजिंग हुआ। जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग है वहाँ पर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वे है वहाँ पर उसको क्लियर करते हैं। उस पर कोई सिल्ट जमा हो जाए, उसमें कोई गंदगी कचरा वगैरह जमा हो जाए या नीचे कोई ऐसे पेड़ पौधे जो वाटरबॉर्न जो प्लांट्स होते हैं वो उनको हटाने के लिए जो काम होता है वो मेंटेनेंस ड्रेजिंग कहलाता है। तो ये मेंटेनेंस ड्रेजिंग का काम लेते हैं। तो अब ये ड्रेजिंग किन के लिए करते हैं? तो देखिए जो एक मेजर कंपनी है ड्रेजिंग के क्षेत्र में वो है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो एक PSU कंपनी है। तो वो डिफरेंट ड्रेजिंग वर्क्स के लिए टेंडर निकालती है तो उसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर पोर्ट्स हों चाहे वो
प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स हों, वहाँ पर भी ये जो कंपनी है वो ड्रेजिंग के लिए ठेके लेती है और उन पोर्ट्स के लिए काम करती है। तो बेसिकली टेंडर वाला काम है। अब दूसरा रहा जो काम, वो है ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड चार्टरिंग पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट्स। अब देखिए इस चीज़ का क्या मतलब, जब अपन क्राफ्ट बोलते हैं, पोर्ट क्राफ्ट या मेरीन क्राफ्ट अगर हम बोलते हैं, तो जैसे एयरक्राफ्ट होता है तो वो हवाई जहाज़ होता है, वो हवा में चलता है। तो अगर मेरीन क्राफ्ट है तो कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल जो समुद्र में ऑपरेट करता है, पानी में ऑपरेट करता है, वो शिप हो सकती है, छोटी बोट हो सकती है, बड़ी बोट हो सकती है, पेट्रोल बोट हो सकती है। तो जो भी पानी में चलने लायक जो व्हीकल होता है वो एक उसका जनरल नेम है मेरीन क्राफ्ट। अब ये मेरीन क्राफ्ट कितने तरह के होते हैं, तो ये पहली चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और पोर्ट्स को और डिफरेंट शिप्स को ये असिस्ट करते हैं और उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। अब ये क्या क्या काम करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए पहला जो काम है ना वो ये है कि जो पायलट बोट्स होती है, पायलट बोट्स क्या चीज़ हुई, उनको रन करते हैं कि एक बड़ा शिप आया तो उसको रास्ता दिखाने के लिए एक बोट्स होती हैं, वो ताकि वो प्रॉपरली जो है ना वो समुद्र तट से तक पहुंच जाए एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जहाँ पर उसको पार्क होना है, उस शिप को पार्क होना है, तो वो पायलट बोट्स कहलाती हैं। दूसरा तरह की जो सर्विस ये देते हैं इनकी खुद की बोट्स के थ्रू, तो वो है पेट्रोल बोट्स, गश्त लगाने के लिए पोर्ट्स के चारों तरफ का जो एरिया है उसमें समुद्र में गश्त लगाने के लिए ये पेट्रोल बोट्स काम आती है। तीसरा है सर्विस बोट्स। सर्विस बोट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई शिप खराब हो गया या मान लीजिए कोई समुद्र के अंदर कोई काम चल रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कोई रिग है, ऑयल रिग है, तो वहाँ तक आदमियों को लाना ले जाना हुआ, सामान को लाना ले जाना हुआ, कोई और टूल्स को लाना ले जाना हुआ, तो ये जो काम जो बोट्स करती हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं और उनको सर्विस बोट्स बोलते हैं। उसके अलावा टग बोट्स होती है। अब टग बोट्स क्या हुआ, तो समुद्र में जब किनारे लगाने के लिए किसी शिप को या बोट को किसी अन्य बोट से खींचा जाता है तो उसको टग बोट्स बोलते हैं। तो ऐसी टग बोट्स जो हैं ये प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट शिप्स के लिए, यानी जो शिप आ रहा है उसके लिए और पोर्ट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो इनका वर्टिकल है वो रिलेटेड है शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ये जो कंपनी है इनकी जो शुरुआत हुई जैसे मैंने बताया 2013 में, तो वो कमल मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। तो वहाँ से उस कंपनी को इन्होंने अपने आप में मर्ज कर लिया है और अब ये चाहते हैं कि ये शिप बिल्डिंग, शिप मेंटेनेंस और शिप रिपेयर में भी ये आएँ। तो मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ रीफिट भी करते हैं। रीफिट का मतलब ये कि कोई पुराना जहाज़ है, वो मान लीजिए वो पैसेंजर शिप था तो उसको मान लीजिए कार्गो में कन्वर्ट करना या किसी अन्य रूप में उसको कन्वर्ट करना। तो इस तरह के जो रिट्रोफिटिंग जिस चीज़ को बोलते हैं, एक पुरानी कार को नए शेप में देना, उसी तरह प्रकार से किसी पुराने शिप को नए रूप में ढाल देना, उसको रीफिटिंग बोलते हैं। तो ये काम भी ये करते हैं। एक अन्य काम जो ये करते हैं, हालांकि बहुत छोटा काम है इनका, वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेस से रिलेटेड। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेस क्या होता है, तो देखिए होता ये है कि अगर मुझे ये जानना हो कि भाई ये वाली जो जगह है, कोई पर्टिकुलर पानी है, पानी ऊपर से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर का क्या स्थिति है, अंदर उसमें कोई चट्टाने हैं, कितनी गहराई उसकी है, समतल है, ऊबड़ खाबड़ है, आसानी से उसकी ड्रेजिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, कितना लंबा चौड़ा, कितना भारी शिप इसके अंदर से इसके थ्रू पास हो सकता है, टकराएगा तो नहीं। तो इस तरह की जानकारी लेना कि भाई इसका जो अंदर की सतह है, अंडर वाटर जो सतह है वो किस तरह की है, क्या शेप है, कितना गहराई है, ये सब जानने के लिए जो सर्वे किया जाता है, जो मेज़रमेंट किया जाता है, जो चेकिंग की जाती है, उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। तो ये भी ये करते हैं। तो इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे का इस्तेमाल न केवल पोर्ट और
शिप्स करते हैं, बल्कि मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह बनाना हो तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उस नीचे के बेड को, रिवर बेड को या जो समुद्र का बेड है उसको भी चेक करना चाहेगी कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर रहेगी। भारत में टोटल 11 इनकी ब्रांचेज हैं या 11 ऑफिसेज मान लीजिए। इसके अलावा 3 इनकी ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं, उसमें म्यांमार में है, इसके अलावा सिटवे है, म्यांमार के पास एक पोर्ट सिटी है तो सिटवे करके वहाँ पर इनके प्रेजेंस है। इसके अलावा बहरीन में इनकी प्रेजेंस है। तो इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो देखिए, पहली बात करते हैं ड्रेजिंग की। तो ड्रेजिंग का स्कोप भविष्य में बढ़ने की संभावना इसलिए है कि भारत के पास जो इनलैंड वाटरवेज का मतलब जो वाटरवेज जो अंदर के अंदर, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से किसी रिवर के थ्रू जोड़ते हैं या एक प्लेस को दूसरे प्लेस से किसी रिवर के थ्रू जोड़ते हैं, तो वो इनलैंड, भारत के अंदर, तो उसको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। 14,500 किलोमीटर के हमारे इनलैंड वाटरवेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हैं क्लॉग्ड हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, बहुत सिल्ट है उसमें और वो नेविगेबल नहीं है, यानी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली संभव नहीं होता। इसलिए जो मेजर हमारा जो ढुलाई होती है माल की, वो तो या तो रेल के थ्रू होती है या फिर हमारी रोड्स के थ्रू होती है। गवर्नमेंट का इंक्रीज फोकस इस बात पर है कि जो इनलैंड वाटरवेज वाला सेगमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको मजबूत किया जाए और अगर ऐसा होता है तो ड्रेजिंग करने वाली कंपनीज फ़ायदे में रहेंगी। दूसरी इनकी जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो रिपेयर, मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डायरेक्शन दिया है कि जो टग बोट्स हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं उनको रिप्लेस किया जाए ग्रीन टग बोट से, यानी बैटरी ऑपरेटेड टग बोट से। तो ये बैटरी ऑपरेटेड टग बोट्स बना भी सकते हैं, साथ ही साथ ये ऑपरेट भी कर सकते हैं और उनको रिपेयर और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी ये इस तरह के जो पोर्ट्स जो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में, यानी ग्रीन इनिशिएटिव में पार्टनर हैं, सबसे पहले पार्टनर जो बने हैं उनके साथ ये पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उस तरह के काम इनको मिलने की संभावना है। तीसरी पॉजिटिव बात जो इस कंपनी की और इस सेक्टर की, ओवरऑल सेक्टर की है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने टनेज टैक्स स्कीम लगाई है। तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, मान लीजिए कोई शिपिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी हुई या कोई मरीन कंपनी हुई, वो या कोई अन्य कंपनी भी हुई, तो वो टैक्स किस पे करती है? प्रॉफिट पे। तो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए या मरीन इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप भाई प्रॉफिट पे मत टैक्स दीजिए और आप जो टैक्स देना वो टनेज पे दीजिए, यानी आपके पास जो शिप्स हैं और बोट्स हैं उनका टनेज कितना माल वो ले जा सकते हैं, उसके हिसाब से आप टैक्स दीजिए। तो अगर ये स्कीम लॉन्च होती है तो इस कंपनी के लिए और इस तरह के अन्य कंपनीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स जो इंसिडेंस है, यानी जितना टैक्स प्रॉफिट के हिसाब से बनता है उसके कंपैरिजन में 90% टैक्स इनको कम देना पड़ेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव बात है इस तरह की कंपनीज़ के लिए। फिर एक बात ये है कि ये फोकस कर रहे हैं नए एरिया में, यानी शिप बिल्डिंग पे। दूसरा बात ये है कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अब ले रहे हैं तो वहाँ पर ये इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कम मार्जिन वाले ये टेंडर्स ना लें, उनमें बिड ना करें और ये मिनिमम जहाँ पर 35% एबिटा मार्जिन है उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये बिड कर रहे हैं। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो जुलाई 2025 में इनकी ऑर्डर बुक लगभग 1000 करोड़ की थी। जो इनका मार्च 2025 में रेवेन्यू देखूँ तो लगभग 200 करोड़ का था। तो 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी फ़िलहाल इस कंपनी के पास है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए, काफ़ी एग्रेसिव प्रमोटर हैं, यंग प्रमोटर हैं और ये नेवल इंजीनियरिंग में और मरीन इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड हैं। दूसरी बात ये, जहाँ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से इनके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, इसके कारण इनको रिपीट ऑर्डर मिलते हैं इनके काम की क्वालिटी को देखते हुए। वीकनेस की बात करूँ तो देखिए, पहली चीज़ ये, सरकारी काम जो होते हैं ये टेंडर बेस्ड होते हैं, लेकिन टेंडर भी है ना, उसमें कुछ प्री क्वालिफिकेशन होती है। तो अभी तक तो ये है कि जो प्री क्वालिफिकेशन में इनके काम के हिसाब से ये पास होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंडर बेस्ड काम में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। टेंडर चले नहीं चले, लगे नहीं लगे, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात ये, लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनमें होती है। काम के करने के बाद
वो पैसा मिलता है और काम का जो ड्यूरेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो एक अन्य वीकनेस ये कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ये कंपनी शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री है और डिपेंड करती है शिपिंग इंडस्ट्री की किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड और विद इन द कंट्री हो रही है। अच्छी इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हो रही होती है तो शिपिंग इंडस्ट्री बूम करती है, वरना इस तरह की कंपनीज़ के लिए ड्रेजिंग का या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का या जो एंसिलरी सर्विसेज का जो काम है वो भी कम हो जाता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 3200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 26% का आरओई है। डेट टू इक्विटी जो है वो हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 60 रुपये का कर्जा है, और वो इस कारण से क्योंकि इनका काम टेंडर बेस्ड है और लॉन्ग उसमें उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बड़ा है। पी हालांकि इसका फिर 63 का है जो काफ़ी ज़्यादा है। 3 साल की सेल बड़ी इंप्रेसिव है, 49% बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट 35% बढ़ा है, ये भी अच्छा है। प्रमोटर के पास 54% है, FII के पास 11% है, DII के पास नेग्लिजिबल है और पब्लिक के पास 35% है। ओवरऑल वीडियो को समराइज़ करूं तो कह सकते हैं कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अभी तक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एग्रेसिव प्रमोटर हैं, लेकिन हम देखिए शेयर होल्डर हैं, हमें भाव से मतलब है। और ये 63 का पी स्मॉल कैप कंपनी में मुझे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं लगता। तो आप इसको डायरी में नोट करके रखें और कभी भी करेक्शन आए ढंग सा, और ऐसा करेक्शन कंपनी की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम के कारण नहीं आए, मार्केट में करेक्शन के कारण ऐसा शेयर में गिरावट आए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और ये डिसाइड करें कि आपको इस शेयर में क्या करना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।